सुबह की किरणों ने आंगन को सुनहरा कर दिया था। सविता पहली बार इस घर की बहू बनकर रसोई में पहुंची। हाथ में चूड़ियां खनक रही थी और पाँव के पायल धीमे धीमे गूंज रही थी। घर के सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। सासू माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बहू, आज से यह घर तुम्हारा है, पर याद रखना, घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सविता ने सिर झुका लिया। उसके मन में डर भी था और उत्सुकता भी। परंपरा के मुताबिक बहू को पहला दिन रसोई में कुछ बनाना होता है। सविता ने कांपते हाथों से आटा गूंथा। चूल्हे पर पहली बार रोटियां सेकते हुए उसकी हथेली जल गई, पर उसने किसी को बताया नहीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। विनोद छुपकर दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसने पास आकर धीरे से फुसफुसाया, अगर मदद चाहिए तो बोल दीजिए। सविता ने घबराकर इशारे से मना किया, पर उसकी आंखों में विनोद का सहारा देखकर हिम्मत आ गई। जब रोटियां और हलवा तैयार हुआ तो सबके सामने परोसा गया। ननद मुस्कुराते हुए बोली, देखते हैं भाभी कितनी अच्छी रसोइयां हैं। सभी ने चखा। सास ने गंभीर चेहरा बनाए रखा, पर आखिर में बोली, ठीक है, मेहनत की है बहू ने। सविता ने चैन की सांस ली। दिन भर रिश्तेदार आते रहे। नई बहू है ना, प्यारी लग रही है। हर कोई उसे देखता परखता। सविता हर किसी को मुस्कुराकर जवाब देती, पर मन ही मन सोचती, क्या मैं सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। शाम को जब सब थक कर बैठ गए तो सविता आंगन में अकेली खड़ी थी। विनोद चुपचाप पास आया और बोला, कैसा लग रहा है पहला दिन। सविता की आंखों में आंसू आ गए। बहुत डर लग रहा है, सबको खुश कैसे रख पाऊंगी। विनोद ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, आप अकेली नहीं हैं, यह सफर हमारा है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। शादी के पहले कुछ दिन तो मानो उत्सव जैसे बीते। हर ओर रिश्तेदारों का आना जाना था, लेकिन जैसे ही भीड़ छटी, घर का असली रंग सविता के सामने आने लगा। विनोद की छोटी बहन संगीता अभी कॉलेज में पढ़ती थी। उसे घर की नई बहू से जलन सी होने लगी। वह अक्सर ताने कस देती, भाभी, आपको तो सबकी चहेती बना दिया गया है। अब तो माँ भी दिन भर आपकी ही बातें करती रहती हैं। सविता मुस्कुराकर चुप रहती, लेकिन उसके दिल पर हर शब्द जैसे चोट करता। सासू माँ का व्यवहार सीधा था। बहू, सुबह 4 बजे उठना, घर का हर काम संभालना है। घर वालों के सामने कभी शिकायत मत करना। बहू वही अच्छी जो घर को बिना थके संभाल ले। सविता हर दिन थक जाती, पर उसकी झिझक और सहनशीलता के कारण मुंह नहीं खोलती। रात को अकेले में आंसुओं से तकिया भीग जाता। विनोद नौकरी पर चला जाता और शाम तक लौटता। दिन भर सविता अकेली घर पे और कामों से जूझती रहती। कभी उसका मन करता कि विनोद से सब कह दे, पर फिर सोचती, नहीं, अगर मैंने कह दिया तो उसे भी परेशानी होगी। धीरे धीरे उसके मन में खालीपन बढ़ता जा रहा था। एक शाम सविता आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। संगीता फिर पास आई और बोली, भाभी, लगता है आप इस घर में टिक नहीं पाएंगी। माँ को आपकी आदतें पसंद नहीं। सविता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, संगीता, अपनी भाभी से इस तरह बात मत करो। यह आवाज विनोद की थी। वह अचानक दफ्तर से लौट आया था और सब सुन चुका था। सविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार यह विश्वास जगा कि वह अकेली नहीं है। उस रात सविता बहुत देर तक रोती रही। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सचमुच इस घर के लिए बोझ हूँ? क्या मेरी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती? उसकी आंखें सूज गईं। मन था कि सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, लेकिन फिर उसे माँ का चेहरा याद आया। बिटिया, अब यह घर तेरा है। उसने आंसू पोंछ लिए। विनोद कमरे में आया। उसने देखा सविता चुपचाप दीवार की ओर मुंह करके बैठी है। धीरे से पास आकर बोला, सविता, मुझे सब पता है। संगीता और माँ का बर्ताव तुम्हें कितना दुख दे रहा है। सविता ने कांपती आवाज में कहा, मैं कितनी कोशिश करती हूँ, पर किसी की नज़र में अच्छा नहीं ठहरती। शायद मैं इस घर के लिए ठीक नहीं हूँ। विनोद ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कहो, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आंखों में इतना सच्चा अपनापन था कि सविता का मन पिघल गया। वह रोते रोते उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, मुझे बस इतना चाहिए कि आप हमेशा मेरा सहारा बने रहें। उस रात पहली बार सविता ने चैन की नींद ली। विनोद ने उसके आंसू पोंछकर उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कसम खाई, चाहे जो भी हो, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। अगली सुबह सविता थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी।
रसोई में काम करते हुए भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा था। अब उसे लगने लगा कि ससुराल की चुनौतियों से लड़ने के लिए वह अकेली नहीं बल्कि विनोद का सहारा उसके साथ है। सविता के चेहरे की शांति और विनोद का बढ़ता साथ देखकर संगीता के मन में जलन और भी बढ़ गई। उसे लगने लगा कि घर में उसकी जगह कम होती जा रही है। जब तक यह औरत यहाँ है, माँ और भाई दोनों मुझसे दूर हो जाएंगे। यही सोचकर उसने सविता के खिलाफ एक चाल रचनी शुरू कर दी। संगीता को पता था कि माँ को घर की इज्जत और पड़ोस में अपनी छवि की बड़ी चिंता रहती है। एक दिन उसने बहाना बनाया, भाभी माँ के लिए पड़ोस की शादी में पहनने के लिए साड़ी के फॉल और पीको करवा दीजिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि घर में बहू होकर भी काम नहीं करती। सविता भोली भाली थी। उसने बिना सोचे समझे साड़ी ले ली और बाजार चली गई, लेकिन चाल यही छुपी थी। संगीता ने माँ से जाकर कहा, देखिए भाभी आपकी साड़ी लेकर कहीं बाहर चली गई हैं, न जाने किसे दिखा रही हैं। सास के मन में पहले ही शक भरा रहता था। संगीता की बातों ने आग में घी डाल दिया। जब सविता घर लौटी तो सास गुस्से से बोली, इतनी हिम्मत, मेरी साड़ी बाहर लेकर घूमती फिरती हो, कहीं बेच तो नहीं दी? सविता हक्का बक्का रह गई। नहीं माँ जी, मैं तो बस काम करवा रही थी। लेकिन संगीता बीच में बोली, काम या फिर अपने मायके वालों को दिखा रही थी? सविता के गाल पर आंसू ढुलक पड़े। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई हो। विनोद यह सब देख रहा था। उसने तुरंत कहा, बस अब और नहीं माँ, सविता पर ऐसे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो मुझसे कहती, चुपके से कुछ नहीं कहती। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। संगीता को यह उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरह बहू का पक्ष लेगा। वह चुप हो गई, लेकिन उसके मन में बदले की आग और भड़क उठी। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। डाकिया घर के दरवाजे पर आया और एक चिट्ठी सास को थमा दी। चिट्ठी पर लिखा था, सविता के मायके से। सास ने झट से लिफाफा फाड़ा और पढ़ने लगी। जैसे जैसे पंक्तियां आगे पढ़ी, उनके चेहरे के भाव बदलते गए, गुस्सा, तिरस्कार और ताना। उन्होंने जोर से कहा, सविता, तुम्हारे मायके वालों को इतना हक किसने दिया कि वह हमें सीख दे? सविता घबराकर दौड़ी, हाथ जोड़ते हुए बोली, क्या हुआ माँ जी, क्या लिखा है? सास ने चिट्ठी फेंक दी। उसमें लिखा था, बिटिया, हमें उम्मीद है कि ससुराल में तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा होगा। अगर कोई तकलीफ हो तो हमें बताना। याद रखना तू अकेली नहीं है, पूरा मायका तेरे साथ। सास ने गुस्से में कहा, मतलब साफ है, तू यहाँ आकर हमारे खिलाफ रोती रहती है, तभी ये हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सविता का दिल टूट गया। उसने कभी अपने मायकों को कुछ नहीं लिखा था, लेकिन माँ बाप की चिंता को भी अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाम को विनोद घर लौटा। उसने सविता को उदास देखा तो पूछा, सविता ने चिट्ठी दिखाई। विनोद ने गहरी सांस लेकर कहा, सविता, तुम्हारे मायके वालों की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि माँ और संगीता छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हें नीचा दिखाते हैं। सविता ने रोते हुए कहा, विनोद जी, मैं सच कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा अपने घर वालों से। विनोद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। उसका यह वाक्य सविता के टूटे हुए मन पर मरहम का काम कर रहा था। लेकिन इसी बीच संगीता ने मन में एक और योजना बना ली। अब इस चिट्ठी का इस्तेमाल करके मैं माँ को पूरी तरह भाभी के खिलाफ कर दूंगी। सावन का महीना था। घर में चारों ओर तीज की रौनक थी। सास ने ऐलान किया, इस बार बहू का पहला तीज व्रत है। देखना है कितनी निष्ठा से व्रत रखती है। संगीता को यही मौका चाहिए था। वह धीरे से बोली, हाँ माँ, और अगर बहू ने गलती कर दी तो सबको पता चल जाएगा कि यह कितनी लापरवाह है। सविता ने सुना तो उसका दिल कांप गया। पहला तीज, वो भी इतने तनाव के बीच। उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि सब ठीक से हो जाए। सुबह से ही सविता ने व्रत रखा, न पानी न अन्न। घर के काम भी वही करती रही। सास और ननद ताने कसते रहे, देखो बहू का चेहरा कितना उतर गया है, शाम तक कैसे टिकेगी। लेकिन विनोद का चेहरा चिंता से भर गया। वो सविता को छुपकर पानी देना चाहता था, मगर सविता ने मुस्कुराकर मना कर दिया। यह मेरी पहली तीज है, मैं इसे पूरी श्रद्धा से निभाना चाहती हूँ। शाम को पूरा मोहल्ला छतों पर जमा हो गया। महिलाएं सज धज कर चांद देखने की परीक्षा कर रही थी। सविता ने भी लाल साड़ी पहनकर हाथों में मेहंदी और माथे पर सिंदूर सजाया। लेकिन तभी संगीता ने चाल चली। उसने सविता को झूठा आभूषण दे दिया।
जो थोड़ी देर में टूट गया। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखो बहू का गहना टूट गया, ये तो अशुभ है। सास बोली, ये सब तेरे मायके की परवरिश का असर है, न जाने और कितना अपमान करवाएगी हमें। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने टूटे गहने को उतारकर भगवान से कहा, सच्चे रिश्ते गहनों से नहीं विश्वास से टिकते हैं। आखिरकार चांद निकला। सविता ने थाली सजाकर व्रत खोला। विनोद सामने खड़े थे। जब उसने पति को छलनी से देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। विनोद ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी पत्नी का व्रत उसकी सच्चाई और श्रद्धा का प्रमाण है। कोई गहना टूट जाए तो क्या, उसका दिल तो अटूट है। सास और संगीता दोनों अवाक रह गईं। सविता की दृढ़ता और विनोद के विश्वास ने उस पल पूरे घर का माहौल बदल दिया। लोग भी कहने लगे, सचमुच ऐसी बहुएं ही घर की शान होती हैं। सविता की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वह दर्द नहीं, खुशी के थे। तीज के व्रत के कुछ ही दिन बाद सविता के मायके से खबर आई, उसकी माँ बीमार पड़ गई थी। ससुराल में यह सुनकर सास ने ताना मारा, लो अब शुरू हुआ मायके का नाटक। हर बार कोई न कोई बहाना बना लेते हैं बुलाने का। विनोद ने साफ कहा, माँ मैं सविता को मायके जरूर भेजूंगा। माँ बाप की सेवा करना उसका फर्ज है। सविता की आंखें कृतज्ञता से भर गईं। जब वो अपने मायके पहुंची तो बरामदे में पिता अकेले बैठे मिले। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। माँ भीतर बिस्तर पर लेटी थी। सविता ने माँ का हाथ थामा और आंसू रोक न सकी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बिटिया तू ठीक है ना? तेरी आंखें सब कह रही हैं। सविता ने सिर झुका लिया। उसका मन हुआ कि सब बता दे, लेकिन ससुराल की इज्जत और पति का विश्वास याद करके वह चुप रह गई। घर के एक कोने में सविता को पुरानी संदूकची दिखाई दी। उसने बचपन की चिट्ठियां, तस्वीरें और यादें थीं, लेकिन अचानक उसे एक अधूरी चिट्ठी मिली जिसमें उसके पिता ने किसी रिश्तेदार को लिखा था, सविता की शादी हमने जल्दबाजी में कर दी। पता नहीं हमने सही फैसला लिया या नहीं। सविता पढ़ते ही सन्न रह गई। उसके दिल में सवाल उठा, क्या मेरे माँ बाप को मेरी शादी पर भरोसा नहीं था, या फिर उन्हें मेरे लिए कुछ डर सता रहा था। उस रात वह नींद नहीं ले पाई। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ चिट्ठी का राज। सुबह होते ही उसने तय किया कि इस बारे में विनोद से जरूर बात करेंगी। कुछ दिन बाद जब माँ की हालत सुधरी तो सविता ससुराल लौट आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। विनोद ने महसूस किया और पूछा, सविता मायके से लौटकर तुम और भी चुपचाप हो गई हो, क्या बात है? सविता ने हिचकिचाते हुए चिट्ठी दिखाई। विनोद ने पढ़कर गहरी सांस ली और कहा, इसका मतलब है तुम्हारे माँ बाप ने हमारी शादी को लेकर किसी वजह से चिंता जताई थी, लेकिन वह वजह क्या थी यह हमें जानना होगा। सविता ने चिट्ठी विनोद को दिखा दी थी, लेकिन उसके मन में अब भी तूफान था। पिताजी ने ऐसा क्यों लिखा? क्या मेरी शादी के पीछे कोई अनकहा राज छुपा है? विनोद ने उसका हाथ थामकर कहा, सविता सच्चाई जानना जरूरी है, हम डरकर नहीं जी सकते। अगले दिन विनोद ने अपने पुराने दोस्त अनिल से मदद ली, जो उसी शहर में तहसीलदार था। अनिल ने बताया, तुम्हारी शादी तय होते वक्त तुम्हारे ससुराल और सविता के मायके के बीच पैसों को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी। लोग कहते थे कि जल्दबाजी में रिश्ता किया गया क्योंकि कुछ दबाव था। सुनकर विनोद चौंक गया। कौन सा दबाव? अनिल ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद किसी उधार या किसी वादे का। कुछ दिनों बाद सविता फिर मायके गई। रात को जब सब सो रहे थे, उसके पिता बरामदे में अकेले बैठे थे। सविता हिम्मत करके बोली, बाबूजी, यह चिट्ठी मैंने पढ़ ली है। आप क्यों सोचते हैं कि मेरी शादी गलती थी? पिता की आंखें भर आईं। बिटिया, सच छुपाना आसान नहीं है। दरअसल तुम्हारे ताऊजी के ऊपर बहुत कर्ज था। वह कर्ज उतारने के लिए उन्होंने जल्दी जल्दी रिश्ता पक्का कर दिया। हमें डर था कि कहीं ये रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ न बन जाए। सविता सुनकर सन्न रह गई। मतलब मेरी शादी एक मजबूरी थी? सविता का दिल टूट गया, लेकिन पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, हम भले मजबूर थे, पर तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहा। विनोद अच्छा लड़का है, हमें इस पर भरोसा था, लेकिन डर भी था कि कहीं तुझ पर अन्याय न हो जाए। सविता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन ठाना, अब इस सच को मैं अपने रिश्तों की कमजोरी नहीं बनने दूंगी। मैं और विनोद मिलकर उसे अपनी ताकत बनाएंगे। जब सविता ने यह
बात विनोद को बताई तो वह गहरी सोच में डूब गया। इसका मतलब है हमारे रिश्ते की नींव मजबूरी में रखी गई थी। अब हमें यह साबित करना होगा कि हमारा बंधन किसी मजबूरी का नहीं बल्कि सच्चे प्यार का है। विनोद और सविता के बीच उस चिट्ठी के बाद अजीब सी दूरी आ जाती है। विनोद सोचता है कहीं सविता मुझे सिर्फ मजबूरी का रिश्ता तो नहीं मानती, लेकिन सविता अपने प्यार से यह दूरी मिटाती है। वह कहती है मजबूरी ने हमें मिलाया हो सकता है, पर अब मैं तुम्हें अपना जीवन मान चुकी हूँ। यह शब्द विनोद के दिल में उतर जाते हैं। संगीता फिर साजिश करती है। वह माँ को भड़काती है कि देखो भाभी मायके की रात छुपा कर बैठी हैं, पता नहीं आगे क्या करेंगे। सास फिर तानों का ये जहर घोलती है। सविता टूटने लगती है, लेकिन विनोद पहली बार सबके सामने माँ और बहन को डांट देता है। यह मोड़ रिश्तों को और मजबूत बना देता है। सविता के पिता का कर्ज बढ़ता है। ससुराल में ताने मिलते हैं कि अब बहू अपने मायके वालों को पैसे दिलाएगी, लेकिन सविता चुप रहती है। विनोद उसकी आंखों का दर्द पढ़ लेता है और अपने वेतन से मदद करता है। यह घटना सास के दिल को भी थोड़ा बदल देती है। गांव में एक मेले के दौरान संगीता फिर बहू को बदनाम करने की कोशिश करती है। वह अफवाह फैलाती है कि सविता किसी और से बात करती है, लेकिन वहाँ विनोद सबके सामने ऐलान करता है मेरी पत्नी की इज्जत पर उंगली उठाने वालों से पहले मेरी इज्जत पर उंगली उठानी होगी। गांव वाले खामोश हो जाते हैं। सविता का मन गर्व से भर जाता है। कई संघर्षों के बाद सविता को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन डर भी कि कहीं सास और ननद फिर ताने न मारे। लेकिन विनोद कहता है अब यह सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी जीत है। धीरे धीरे सास के दिल का कोना भी पिघलने लगता है। सविता अपने धैर्य और सच्चाई से सास का दिल जीत लेती है। वह हर व्रत हर त्योहार पूरे मन से निभाती है। सास एक दिन सबके सामने मान देती है हाँ यह बहू नहीं लक्ष्मी है हमारे घर की। संगीता चुप हो जाती है क्योंकि भाई का विश्वास अब अडिग हो चुका था। विनोद और सविता मायके जाकर पिता का कर्ज चुकाते हैं। पिता रोते हुए कहते हैं बिटिया हमने मजबूरी में तेरा रिश्ता किया था, लेकिन तुमने इसे अपनी ताकत बना दिया। सविता कहती है नहीं बाबूजी, यह ताकत मुझे विनोद जी के प्यार से मिलती है। बरसों की कड़वाहट और गलतफहमियां अब मिट चुकी थी। घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी। सविता गोदी में अपने लाल को लिए बैठी थी और विनोद उसके पास था। सास भी अब दुलार से पोते को देख रही थी। विनोद सविता से कहता है देखा सविता, मजबूरी की नींव पर भी अगर भरोसा और प्यार रखा जाए तो वह रिश्ता सबसे मजबूत हो जाता है। सविता की आंखें भर जाती हैं। वह कहती है हाँ अब मुझे यकीन है कि हमारी कहानी किसी मजबूरी की नहीं बल्कि सच्चे प्यार की कहानी है। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था जैसे उनकी प्रेम गाथा का साक्षी बनकर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।